इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। हमने आज इम्यूनिटी के टॉपिक को स्टार्ट करना है। हमने इस लेक्चर में इम्यूनिटी से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करना है जो कि आपके AKU, नम्स और MD कैट के टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है। AKU कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, जबकि आपका नम्स फेडरल बेस्ड पेपर होता है। MD कैट आपका इस दफ़ा फेडरल बेस्ड था, वैसे MD कैट पंजाब बेस्ड हुआ करता था जब UHS इसका पेपर बनाया करता था। हमने इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में कवर करना है और इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस MCQs भी सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी किसी ऑर्गेनिज्म की खुद को किसी स्पेसिफिक डिजीज से डिफेंड करने की एबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज, एंड दिस डिजीज मे बी बैक्टीरियल और वायरल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो इम्यूनिटी आपकी पैदाइशी प्रेजेंट होगी या इम्यूनिटी पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट नहीं होगी। अगर इम्यूनिटी पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट है तो हम इसको इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, क्योंकि आपने उस इम्यूनिटी को हासिल करना है। इसका एक और एस्पेक्ट भी है जो हम डिस्कस करते हैं। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस होता है। इनेट इम्यूनिटी का एक्शन इमीडिएट होता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्शन थोड़ा डिलेड होता है। इनेट इम्यूनिटी का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है और रिपीटेड एक्सपोजर पर इसका रिस्पॉन्स इनहेंस नहीं करता, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, डिलेड एक्शन होगा और इसका रिस्पॉन्स इनहेंस करेगा रिपीटेड एक्सपोजर पर। ये इनमें बेसिक डिफरेंस था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप पैदाइश के बाद हासिल करते हैं, जबकि इनेट इम्यूनिटी पैदाइशी तौर पर आपके पास प्रेजेंट होती है। अब हम इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इनेट इम्यूनिटी की 3 टाइप्स हैं: एनाटॉमिक, सेलुलर और केमिकल। अब ये बात काबिल जिक्र है कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर मैं एनाटॉमिक इम्यूनिटी की बात करूं, एनाटॉमिक इनेट इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी स्किन, म्यूकोजा या सिलिया प्रोवाइड करेंगे। सेलुलर इम्यूनिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं जो कि ब्लड फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं जो कि टिश्यू फैगोसाइट्स हैं। अगर मैं केमिकल इम्यूनिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप स्टमक एसिड को डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, यहां पे अगर आप नेचुरली कर लें तो बेहतर होगा। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और फर्स्ट MCQ इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड इन अ पर्सन ड्यू टू पोलियो वैक्सीनेशन इज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोलियो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट आपकी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी पैदा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यहां पे आप अपना जनरल नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड इन अ पर्सन ड्यू टू मम्प्स। मम्प्स के केस में आपके पास नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि आप नेचुरली एक्वायर करेंगे इस इम्यूनिटी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरे का ए होगा। अगर हम तीसरे MCQ को देखें, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड इन अ पर्सन ड्यू टू इनोक्यूलेशन ऑफ एंटीसेरा इज।
एंटीसेरा की इनोक्यूलेशन की वजह से आपके पास किस किस्म की इम्यूनिटी डेवलप होगी? तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा होगा, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि एंटीसेरा की इनोक्यूलेशन होगी तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गई, और ये आर्टिफिशियली एक्वायर की गई, तो करेक्ट आंसर वुड बी डेल्टा। अगर हम फोर्थ एमसीक्यू को देखें, एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा गिव विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू फीटस, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये नेचुरली एक्वायर्ड होगी क्योंकि ये मदर टू फीटस ट्रांसफर की जा रही है। पैसिव इम्यूनिटी इसलिए होगी क्योंकि ये बॉडी से बाहर की तरफ से आ रही है। तो इस वाले एमसीक्यू का आंसर चार्ली होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखा। अब हम कोशिश करेंगे कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा देख लें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल लिख लें तो बेहतर हो जाएगा, नेचुरल दो दफा लिख लिया गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल, जैसा कि हम पीछे एमसीक्यूज में देख के आए हैं। अगर ये डेली लाइफ के कोर्स में ऑब्टेन की जाए तो ये नेचुरल होगी। अगर हम इसको किसी वैक्सीनेशन के थ्रू रिसीव करें तो ये आर्टिफिशियल होगी। अब नेचुरल भी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है, और आर्टिफिशियल भी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। अगर होस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में तो वो एक्टिव होगी, अगर नहीं है तो वो पैसिव होगी। अगर हम नेचुरल के केस में बात करें, ये एक्टिव मम्प्स, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में होगी। और ये पैसिव कब होगी? कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलने वाली पैसिव होगी। ठीक है, अब कोलेस्ट्रम क्या होता है? ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिलता है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो ये भी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। अगर होस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो ये एक्टिव है। अगर होस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो ये पैसिव है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे पोलियो और टेटनस आ सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो यहाँ पे स्नेक वेनम आ सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ हमने बहुत ही डिटेल में इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब ये आपसे डिफरेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी पहले सॉल्व करवाई थी। इसी तरह के एमसीक्यूज आपसे एकेयू के टेस्ट में पूछे जाते हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज आपसे नम्स में पूछे जाएंगे। अब मैं वैक्सीनेशन से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। इसको हम एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, administration of antigenic material to stimulate adaptive immunity to a particular disease। आप किसी एंटीजेनिक मटेरियल को बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर हम वैक्सीनेशन की टाइप्स देखें तो यहां पे 3 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस। इसकी एग्जांपल्स में आप एमएमआर को डिस्कस कर सकते हैं। डेड वायरसेस या इनएक्टिवेटेड वायरसेस, रेबीज के केस में हम इसी तरह वैक्सीनेशन बनाते हैं कि आप वायरस को डेड कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है। सब यूनिट्स के केस में आप अगर किसी चीज की एग्जांपल देखना चाहें तो हेपेटाइटिस बी वायरस को आप देख सकते हैं। इसकी हम वैक्सीनेशन इसी तरह बनाते हैं, इसका सब यूनिट लेकर उसको हम इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में। तो ये सिंपल कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था।
बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप इनको सॉल्व करेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में आप इनके करेक्ट आंसर्स देखें। द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग। क्वेश्चन किया गया है कि बी और टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग। ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इनेट और ह्यूमरल इम्यूनिटी। B and T lymphocytes are usually responsible for giving us acquired immunity. Basically, which of the cells recognize the immunogens and produce immune response? इम्यूनोजेंस की रिकग्निशन के लिए कौन से सेल्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स देंगे? ऑप्शंस है न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और और टी लिम्फोसाइट्स यानी अल्फा और चार्ली दोनों, बीटा और चार्ली दोनों सही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास डी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Antibodies are manufactured in B lymphocytes and then they are secreted into lymph and blood against all foreign invaders, antigens और immunogens, या फिर both antigens and immunogens। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डेल्टा है, एंटीजेंस एंड इम्यूनोजेंस। कुछ मजीद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन। एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स का जो प्रीकर्सर है उसको आप बी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए प्रीकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, तो वो बीटा सेल्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स? इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेटर्स हमेशा हेल्पर टी सेल्स होते हैं, बीटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स? अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात की जाए तो मेमोरी सेल्स हमेशा, चाहे वो आपके बीटा सेल्स बनाए या टी लिम्फोसाइट्स बनाए, मेमोरी सेल्स हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो यहां भी हमारे पास मेमोरी सेल्स करेक्ट ऑप्शन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल इज द फंक्शन ऑफ। चौथे एमसीक्यू में अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल इज द फंक्शन ऑफ, तो ये यहां पे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करेंगे। चार्ली आपके पास करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ देम आर एक्सक्लूसिव फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी? तो यहां पे हम बीटा सेल्स की बात करें, लेकिन अगर देखें तो एमसीक्यूज में हमारे पास बीटा सेल्स की बात नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है कि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनका प्रीकर्सर जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो यहां पे आपके पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पे हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेडिएट करते हैं। अब बी लिम्फोसाइट को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इनकी अगर हम प्रोडक्शन साइड देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोनों के लिए। तो बी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे और मैन्युफैक्चर भी वहीं पे होंगे, जबकि टी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे और थाइमस में मैच्योर होंगे। तो ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, आपके एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट्स की अब मैं बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिकली। बी लिम्फोसाइट्स ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन दे डिवाइड एंड प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं?
प्लाज्मा बी सेल्स इनके प्रीकर्सर्स होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को के अगेंस्ट आपकी बॉडी को डिफेंड कर सकें। अगर हम मेमोरी सेल की बात करें तो ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के बाद बनते हैं ताकि अगर वो सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर हो रहा है तो उसके खिलाफ आपके पास पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद हो। ये होता है इनका डिफेंस मैकेनिज्म। मैं आगे आपको एक डायग्राम के थ्रू शो करता हूं। सबसे पहले वायरस आया, उसके एंटीजन ने नेटिव सेल पे अटैक किया, लिम्फोब्लास्ट ने बीटा सेल्स को एक्टिव किया, बीटा सेल्स ने आगे प्लाज्मा सेल्स में खुद को कन्वर्ट किया, खुद को डिफ्रेंशिएट किया और मेमोरी बी सेल्स में किया। अब प्लाज्मा सेल्स ने आगे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। अगर आपसे पूछा जाए कि बी लिम्फोसाइट्स का प्रीकर्सर क्या होता है तो वो आप लिम्फोब्लास्ट पे टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एमसीक्यू आपसे पूछा नहीं जाएगा। मेमोरी बी सेल्स क्या रोल प्ले करेंगे मैं आपको बता चुका हूं। ये किस्म की मेमोरी डेवलप करेंगे कि अगर इन केस सेम पैथोजन दोबारा एंटर हो आपकी बॉडी में तो आपके पास पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हो। लेट्स डिस्कस अबाउट टी लिम्फोसाइट्स। What are T lymphocytes? T lymphocytes, as we have discussed it already, they are produced in bone marrow and they get matured in thymus. Other than this, they divide and produce helper T cells, cytotoxic cells, and even memory cells. स्लाइड में ये मेंशन नहीं था, मेमोरी सेल्स भी ये बनाते हैं। हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स की रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, जैसा कि हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स। और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। सेम वही फंक्शन है जो इनका बी लिम्फोसाइट्स के केस में। साइटोटॉक्सिक सेल्स का काम है डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल्स, ये डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करेंगे। हेल्पर टी सेल्स रेगुलेशन में रोल प्ले करेंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स मजीद डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने 3 स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन लिखी हैं। एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स के केस में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती। वहां भी हमने पढ़ा है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे। विद द असिस्टेंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स, बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट फर्दर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन में भी रोल प्ले करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा बी सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं, किसकी मदद से? हेल्पर टी सेल्स के। ये आपसे पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स। HIV attacks helper T cells causing immunodeficiency। अब जब आपके हेल्पर टी सेल्स ही खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो इम्यून रिस्पॉन्स की रेगुलेशन कैसे होगी? बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, आगे फिर प्लाज्मा सेल्स किसी किस्म की एंटीबॉडीज नहीं बना पाते। इसी वजह से हम उस बंदे को जो कि HIV से इन्फेक्टेड है इम्यूनोडेफिशिएंट कहते हैं। एंटीबॉडीज की बात करते हैं। एंटीबॉडीज are produced by plasma cells in order to defend our body against a certain pathogen। एंटीबॉडीज दो किस्म एंटीबॉडीज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में। एक तो हैवी चेन है, दूसरा लाइट चेन। हैवी चेन में एक कांस्टेंट रीजन होता है, एक वेरिएबल रीजन होता है। सेम केस है लाइट चेन के साथ। लाइट चेन में एक कांस्टेंट रीजन होगा, एक वेरिएबल रीजन होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज की 5 डिफरेंट क्लासेस हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, और एंड पे मैं इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लूंगा। अगर हम यहाँ पे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को देखें
तो हमने बात की थी कि इनके पास हैवी चेन भी होती है, लाइट चेन भी होती है, और दोनों के पास वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। इन केस ऑफ दिस डायग्राम, ये रीजन आपका वेरिएबल रीजन है, और अगर हम हैवी चेन की बात करें तो हैवी चेन को ग्रीन कलर से शो किया जा रहा है। अगर हम लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन को यहां पे ब्लू कलर से शो किया जा रहा है, यहां पे। अगर आप देखें तो देयर आर डाइसल्फाइड लिंकेजेस बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन। यहां पे ये जो आपको कनेक्शन शो हो रहा है, मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ये डाइसल्फाइड लिंकेज है, और ये कनेक्शन हैवी चेन्स के दरमियान है, दो हैवी चेन्स के दरमियान, और एक हैवी और एक लाइट चेन के दरमियान है। इस तरह के आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रेड कलर में जो रेड इंसर्कल किया गया, ये कांस्टेंट रीजन है, यानी ये चेंज नहीं होता, जबकि ऊपर वाला रीजन ये चेंज होता है। ऊपर वाले रीजन में आपके पास हैवी चेन का एक पार्ट आ रहा है और एक लाइट चेन का पार्ट आ रहा है। सेम केसेस हेयर इन दिस डायग्राम, हाफ पोर्शन आपका हैवी चेन का आ रहा है, एक पोर्शन आपका हैवी चेन का आ रहा है, जबकि एक पोर्शन आपका लाइट चेन का आ रहा है। लेट्स डिस्कस एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज जैसा कि लिखा है आपके एकेयू, एमडी कैट और नम्स के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इनकी डिस्कशन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिफरेंट किस्म के एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। इन स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी, डाइसल्फाइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट बिटवीन। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पे हमारे पास हैवी चेन, लाइट चेन, बोथ अल्फा एंड बीटा, एंड डेल्टा में नन है। तो अगर हम टिपिकल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जैसा कि पीछे देख के आए हैं कि लिंकेजेस एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के दरमियान है, और दो हैवी चेन्स के दरमियान है। तो आपसे पूछा गया है कि किन चेन्स के दरमियान लिंकेजेस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये ब्लू कलर से आपको लाइट चेन शो हो रही है, ये ब्लू कलर से आपको लाइट चेन शो हो रही है, और अगर हम देखें तो इनके दरमियान कोई डायरेक्ट किस्म की डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि उसने हमसे नॉट पूछा था, ये हमारे पास की पॉइंट था, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। दूसरे एमसीक्यू को देखते हैं। वेरिएबल रीजन ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ। वेरिएबल रीजन में अगर हम पीछे डायग्राम में जाकर देखें तो यहां पे ना सिर्फ लाइट चेन बल्कि हैवी चेन का भी पोर्शन नजर आ सकता है हमें। ये देखें, थोड़ा लाइट चेन का पोर्शन है और यहां पे हैवी चेन का, हैवी चेन का और लाइट चेन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैवी चेन एंड लाइट चेन, यानी बोथ अल्फा एंड बीटा। सी होगा इसका आंसर। अगर हम तीसरे एमसीक्यू को डिस्कस करें, कांस्टेंट रीजन ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। देख लेते हैं कांस्टेंट रीजन ऑफ ए टिपिकल एंटीबॉडी। कांस्टेंट रीजन में भी आप देखें तो आपके पास एक पोर्शन लाइट चेन का आ रहा है और हैवी चेन का भी आ रहा है। तो वी कैन से इट कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगा। Which of these are different in different classes of antibodies? अच्छा एमसीक्यू पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हैवी चेन। हैवी चेन्स डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट एमसीक्यू को नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। लिम्फोसाइट्स और ये हेल्पर टी सेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जहां पे शो की जा रहे हैं आपको। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, बहुत आसान, सॉरी, lymphocytes are the part of human immune system। इसकी हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहली ऑप्शन आपकी, दूसरी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस,
Charlie, third line of defense, delta none. Lymphocytes are the dash part of human immune system. Lymphocytes की अगर हम बात करें तो ये आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट। फर्स्ट लाइन में आपके पास स्किन आ जाती है। सेकेंड लाइन में भी हम डिस्कशन करते हैं, वहां पे मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं। और चार्ली में आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि लिम्फोसाइट्स को इंक्लूड करती है। एंटीबॉडीज आर द पार्ट ऑफ, ये भी बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स आके एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। मैक्रोफेजेस आर इंक्लूडेड इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहां पे आपके पास स्किन भी आ जाती है, म्यूकोजा भी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यहां पे मैं इंटरफेरोन्स को डिस्कस भी करना चाहूंगा। इनसे रिलेटेड आपके नम्स में नम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरफेरोन्स ये सिग्नलिंग प्रोटीन का एक ग्रुप है एंड मेड एंड रिलीज्ड बाय होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरसेस। अब कोई होस्ट सेल अगर किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है तो उस केस में इंटरफेरोन्स वो रिलीज करेगा। In a typical scenario, a virus infected cell will release interferons, causing nearby cells to heighten their antiviral defenses. इंटरफेरॉन्स को हमने सिग्नलिंग प्रोटीन इसलिए कहा कि एक सेल रिलीज करेगा इन केस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन वायरस। अगर कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देगा तो वो सेल इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगा। हम फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडीज का पहला फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन। अब ये एंटीटॉक्सिन्स के तौर पे काम करेंगी और ये बैक्टीरिया की तरफ से रिलीज किए जाने वाले डिफरेंट केमिकल्स को ब्लॉक करेंगी। ये किसी वायरस को या एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देंगी। तो इसको हम कह देते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन कर रही है। दूसरा इसका फंक्शन है एग्लूटिनेशन। ये किसी एंटीजन को दूसरे के साथ क्लम्प कर देंगी, जोड़ देंगी। इसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करेंगी एंटीजन के। सिंपल कुछ फंक्शंस थे बेसिक। यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर डिटेल्ड लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से उसको पूछ सकते हैं। और आपके AKU, नम्स और MD कैट के टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिलखसूस अगर हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखें, हैवी चेन और लाइट चेन की डिस्कशन करें, उसके फंक्शंस को देखें, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ज्यादा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इसके नोट्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा।